नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फटाफट आ जाइए, फटाफट उसके बाद शुरुआत करते हैं। आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर, प्लस कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी आप लोगों को आज साथ ही करवा देते हैं। तो आप सभी को शिव शंकर वीडियो, अंजू, सुमन कासनिया, साक्षी शर्मा, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है जी। अंजू योगी। चलिए मित्रों, बिना किसी देरी के बातचीत की शुरुआत करते हैं और आप सभी का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी तो तकदीर बनती है। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी तो तकदीर बनती है, जंजीर बनती है। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी तो जंजीर बनती है, और जब मेहनत पर मेहनत करते हैं तभी तो तकदीर बनती है। आप सभी अपनी मेहनत पर भरोसा करिए जी। अभिषेक मीणा, मारवाड़ी क्लासेस, आप सभी का स्वागत है। सर मैं राजस्थान एलडीसी की तैयारी करूं। हाँ जी, सबके लिए यूजफुल है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। और आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को हम लोग डिजाइन करते हैं। यानी कि वीडियो का अभी जो एग्जाम आने वाला है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, प्लस अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं जो राजस्थान में आयोजित होने वाली है उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्लस वीडियो मेंस को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के साथ साथ हम रिवीजन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, फिर खेल, इस प्रकार के सभी जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए, साक्षी शर्मा, हाँ जी, गंगाराम, रेणुका सैनी, सुलेखना, प्रियंका, आप सभी का स्वागत है भाई। काना राम, प्रियांशु। चलिए अब बातचीत की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या है सवाल और क्या उनके जवाब होंगे, तो उन सभी को देखते हुए आगे बढ़ते जाइए। 8/6/2022 के करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आया है उसी का जवाब देने की कोशिश आप लोग करिए। करंट अफेयर्स का यह तरीका है कि आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को थोड़ा बहुत लगातार सुनते रहिए तो आपका परीक्षा में आने वाला सवाल जो है वो सही हो जाएगा। यहां पर लिखा है, हाल ही में पहली वायु राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है। तो अभी देश ने पहली जो है वायु खेल नीति यानी एयर जो स्पोर्ट है, एयर स्पोर्ट्स जो है उसके लेकर के एक खेल नीति जो है वो जारी की है। एयर स्पोर्ट्स जो है, एयर स्पोर्ट्स को लेकर के भारत सरकार ने अपनी पहली नीति जो है वो वर्ष 2022 के नाम से क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में इस नीति को क्या किया गया है, जारी किया गया है मेरे मित्रों। तो इस मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है जरा वो बताइए, और उससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वायु राष्ट्रीय खेल नीति किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई है। यानी जो एयर से संबंधित है, यानी हवा में खेले जाने वाले खेल जो उड्डयन मंत्रालय के अधीन, जैसे कोई ड्रोन से संबंधित खेल है या हवाई जहाज से संबंधित है या हवा में खेले जाने वाले किसी भी प्रकार के गेम्स जो हैं उन अधिकांश गेम को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और उसी को लेकर के जो है वायु राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो 2022 जो है वो देश की पहली इस प्रकार की नीति होगी, उसको जारी किया गया है मेरे मित्रों। तो कुछ लोग जो अनुराग ठाकुर जवाब दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। इसका सही जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी पहले वायु राष्ट्रीय खेल नीति जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है, उड्डयन मंत्रालय के, हमारे नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इनके द्वारा जो है वो जारी की गई है। यानी आपकी रुचि है कि हवा में किस प्रकार करतब दिखाया जाता है, एयरफोर्स के जो लोग हैं वो दिखाते हैं, तो इस प्रकार बहुत सारे गेम जो है वो हवा में खेले जा सकते हैं। तो उन सभी को लेकर के नई नीति जो है वो जारी की गई है। अनुराग ठाकुर हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। युवा एवं खेल मंत्रालय जो है, इस खेल मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो हमारे अनुराग ठाकुर साहब है। प्लस इनके साथ साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, चौथे जो गेम्स हैं उनका क्या किया है,
हरियाणा के पंचकुला में, कहां पर? पंचकुला हरियाणा, पंचकुला हरियाणा जो है यहां पर इन्होंने क्या किया है, यूथ गेम्स जो चौथे संस्करण है उनका अभी हाल ही में उद्घाटन यहां पर किया गया है। प्लस इससे पहले बेंगलुरु में भी आप लोगों को मालूम होगा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, उसमें राजस्थान के अलावा देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उनके स्टूडेंट्स ने जो है वो भाग लिया। उसका आयोजन कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। तो अभी हाल ही में चौथे इस प्रकार के गेम का उद्घाटन पंचकुला हरियाणा में किया गया है। यह भी इस मंत्रालय के अधीन आता है। यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं ये नरेंद्र मोदी जी हैं, आप लोग सब जानते हैं। रामनाथ कोविंद साहब हमारे क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और आजादी के 75वें वर्ष की वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव के तौर पर इन्होंने जो है वो विजिटर्स समिट जो है उस विजिटर समिट का आयोजन कहां पर किया है? राष्ट्रपति भवन में कल से विजिटर समिट का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं विजिटर समिट जो है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? विजिटर समिट 2022 का आयोजन जो है वो किसकी मेजबानी में किया जा रहा है? मेजबानी किसकी है? तो राष्ट्रपति भवन में मेजबानी राष्ट्रपति जी की ही होगी, आपको पता होगा। राष्ट्रपति इसकी मेजबानी कर रहे हैं और इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन जो है यहां पर किया जा रहा है। और आपको यह मालूम होना चाहिए मेरे मित्रों कि राष्ट्रपति भवन जो है यहां रायसीना की जो पहाड़ी है, क्या है? राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो कि एक अरावली का भाग है। किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उस अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो कि गुजरात से शुरू होकर कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। और कुछ हिस्सों में जो है वो अलग अलग भागों में ये बंटी हुई है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो चौथा संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यहां लिख देता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है? चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। बाकी सारी बातें मैंने बता दी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो है आपकी एयर स्पोर्ट्स को लेकर के जो पॉलिसी सरकार के द्वारा 2022 की जारी की गई है, वो नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय, क्या है? नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, जो कि कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। और सिंधिया राजघराना जो है, सिंधिया राजघराना जो मध्य प्रदेश का है, वहां से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अभी हाल ही में विजिटर समिट 2022 का आयोजन किसकी मेजबानी में किया जा रहा है? तो हमारे राष्ट्रपति जी की मेजबानी में किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन में, जो कि रायसीना पहाड़ी पर स्थित है और अरावली का ये क्या है? भाग है। तो मेरे हिसाब से पहला सवाल आपको सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया है। और आपको बताना है कि ये उद्घाटन कहां पर किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? पहली बात तो ये है, तो आपको पता होगा अमित भाई शाह जो है, अमित शाह, श्रीमान अमित शाह। ठीक है, बोलने की कला यानी बोलने का जो तरीका आपका है, वो चाहे इंसान कैसा भी हो, उसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी हो, आप श्री, श्रीमान, जी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप लोग बोले, ये एक अच्छे गुण आप में डेवलप करेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं, इन्होंने जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इस देश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, इस प्रकार के बहुत सारे, राजस्थान के अलावा भी देश भर में ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातियों की बड़ी संख्या जो है वो निवास करती है। इन जनजातियों के अनुसंधान के लिए, इन जनजातियों के क्या क्या इनकी रीति रिवाज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आगे बढ़ाना है, इन सब पर अनुसंधान करने के लिए एक संस्था का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, अमित शाह जी द्वारा किया गया है। ये कहां पर किया गया है? जयपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मेरे दोस्तों नई दिल्ली में किया गया, जो कि देश की क्या है? राजधानी है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जनजातीय कार्य मंत्री जो है, जनजातीय कार्य मंत्री, जो इन जनजातियों के संदर्भ में कार्य देखने का काम करते हैं, वो है अर्जुन मुंडा जी। कौन है? अर्जुन मुंडा। उनके नेतृत्व में भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने। अर्जुन मुंडा जी जो हैं, इनके नेतृत्व में भी नई दिल्ली में जो है वो एक जनजातीय अनुसंधान संस्था का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, आप लोग सब जानते हैं। हवा महल है, आमेर का महल है, जयगढ़ है,
इसके अलावा नाहरगढ़ है, यहाँ पर सब स्थान आप लोग परिचित हैं। हैदराबाद में आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ से टेनिस की एक स्टार खिलाड़ी है, ठीक है, उसका संबंध भी यहां से है। और 11वीं सदी के भक्ति संत जिनका सवाल आएगा आगामी परीक्षा में, रामानुजाचार्य जो है, इनका संबंध भी यहां से है, क्योंकि यहां पर अभी हाल ही में इनकी एक प्रतिमा जो है, इनका एक स्टेच्यू जो है वो यहां पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी आप लोग सब जानते होंगे। यहां पर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। क्या है? देश की आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी है। और जो बॉलीवुड है उसका क्या है? गढ़ है। आर्थिक राजधानी जो है, राजधानी प्लस फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रमुख स्थान है वो भी मुंबई है। कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है जी? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो है वो आपको पता होना चाहिए, मुंबई यहाँ की राजधानी है। प्लस महाराष्ट्र जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है। किसकी है भैया? उद्धव ठाकरे जी की। उद्धव ठाकरे जी जो है इनकी क्या है? सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार है। और अभी जो है वो राज्यसभा के चुनाव होने, आपको पता भी होगा इस बात का, राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है जरा मुझे ये बताइए। और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका स्थान खाली हो चुका है ये भी बताइए। और ऐसे कौन कौन से अब व्यक्ति जो हैं वो दोनों अलग अलग पार्टियों से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सवाल आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। राज्यसभा चुनाव पर आप नजर बनाए रखें और खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में सवाल जो है वो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाँ अभिषेक जी, यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी का नाम मैंने लिखा नहीं किया, साइना नेहवाल आपको लिख देते हैं। साइना नेहवाल जो है इनका संबंध हैदराबाद से नहीं है, ये ध्यान रखना। साइना नेहवाल जो है इनका संबंध जो है वो कहां से है ये भी जरूर बताइएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो है वो कौन कौन सी बातें हैं जरा देखिएगा। चलिए ये है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पीवी सिंधु जो है उनका संबंध कहां से है? तो पीवी सिंधु का संबंध जो है वो हैदराबाद से। हाल ही में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? यहां पर पूछा है हाल ही में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, विभिन्न प्रकार के राज्यों से जुड़ी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाएं हैं, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हाँ जी, एकदम सही जवाब आ चुका है, पीवी सिंधु। चलिए जी, यहां पर है राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री। पहले इस सवाल का जवाब जरा सुन लीजिएगा। हाल ही में 15 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो है वो नितिन गडकरी साहब है, इनके द्वारा किया गया है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय। आनंद से करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए मेरे दोस्तों, टेंशन नहीं रखनी इस विषय की बिल्कुल भी। आपके सबसे ज्यादा सवाल इसके सही होंगे और जिसके सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के सवाल आजकल की परीक्षाओं में 10 से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर ये सवाल आपके 10 के 10 सही होते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। और नागपुर का नाम आपने सुना होगा, नागपुर। ये नागपुर कहां पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में, वहां से ये आते हैं। और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल कार हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, इलेक्ट्रिकल नीति हो, इन सब चीजों के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहे हैं? हमारे नितिन गडकरी साहब निभा रहे हैं। अब जरा सुनिए, अमित शाह हमारे सहकारिता एवं गृह मंत्रालय इनके पास है, सहकारिता एवं गृह मंत्रालय, सहकारिता और गृह मंत्रालय इनके पास है। अर्जुन मुंडा जी हमारे जनजातीय कार्य मंत्री हैं, जनजातीय कार्य मंत्री हैं। और अभी हाल ही में जनजातीय अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना कहां पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। राजनाथ सिंह जी हमारे कौन से मंत्री हैं? तो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका लोकार्पण नहीं किया गया, ये रक्षा मंत्री हैं। और अभी हाल ही में भारत ने एक अग्नि-4 नाम की जो मिसाइल है, अग्नि-4 नाम की जो मिसाइल है, अग्नि-4, उसका सफल परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में किया है। सफल परीक्षण जो है वो भारत ने किया है। यह सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? यह आपका उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है जी? उड़ीसा में स्थित है। और वहां से क्या किया गया है? इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। अग्नि-4 मिसाइल है
ये इसकी मारक क्षमता भी काफी है। और ध्यान रखना है कि अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो ये सब काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, डीआरडीओ की है। और डीआरडीओ के जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी जो है, जी सतीश रेड्डी, ये वर्तमान में हमारे क्या है, इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है, नवाजा जा चुका है। तो मेरे हिसाब से आप सभी का, हाँ जी जरूर जगदीश जी, आपका बात पर ध्यान दिया जाएगा, आपको पूरा कराया जाएगा, आप बस थोड़ा इंतजार करिएगा, ठीक है। जी हाँ, वीडियो के लिए आर्थिक समीक्षा भी रोजाना कल से आपके आ जाएगी सामने, आप चिंता मत करो उसकी भी। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल क्या है। हाँ जी, अग्नि मिसाइल 4 के बारे में मैंने अभी आपको बातचीत बताई है, वो सवाल भी आ गया है, जरा देख लीजिए क्या है, जरा देखो। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पहली बात तो ये ध्यान रखना, नई बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहां से किया है, जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 1000 किलो के आसपास हथियार लेकर के 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो ये जा सकती है। तो देखिएगा, पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए, कौन सी मिसाइल है, अभी अभी बताकर आया हूं, अग्नि 4 मिसाइल आपकी है। ये जो है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 4000 किलोमीटर के आसपास इसकी मारक क्षमता है। कितने वजन को ले जा सकती है, 1000 केजी जो वजन है वो ले जा सकती है। और कितनी ऊंचाई तक ले जा सकती है, 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ले जा सकती है अग्नि 4 मिसाइल। इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा जो है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और केंद्र सरकार में अभी हाल ही में जो रेल मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो राज्यसभा सदस्य इसी पार्टी से है। चलिए, तो अब जरा आपको बताना है कि इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में कहां से किया गया है और किसने किया है इसका सफल परीक्षण, तो यह किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है मेरे दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन और रक्षा विभाग जो है उसके कार्यालय के पास ही नई दिल्ली में स्थित है। प्लस राजस्थान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। राजस्थान में इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो राजस्थान के जोधपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। राजस्थान के जोधपुर में क्षेत्रीय कार्यालय है। प्लस हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक स्टोर जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में भी बनाया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, किसके लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक जो है वो सेंटर कहां पर भी बनाया जा रहा है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में भी बनाया जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है, उड़ीसा में है। वहां से इसका सफल परीक्षण जो है वो अभी हाल ही में किया गया है। यह इसका सही आंसर है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया गया, आपको यह बताना है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो आप लोग सब जानते हैं 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण दिवस आपने मनाया होगा। और इस अवसर पर आपको पता होगा ओनली वन अर्थ जो है, ओनली वन अर्थ, ये इस वर्ष की क्या रही है, थीम रही है, जो कि आपको रट्टा मार लेनी है, निश्चित आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली वन अर्थ जो है वो आपका 5 जून के दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में 7 जून जो है इस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो किस लिए मनाया जाता है, तो खाद्य पदार्थ जो हैं, खाद्य पदार्थ जो हैं उनमें मिलावट ना हो, उनमें मिलावट जो है वो ना हो, उसके खिलाफ जागरूकता के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और अभी हाल ही में आगे आने वाला एक दिवस है जिसका नाम है 21 जून। 21 जून को हम लोग क्या मनाएंगे, योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस जो है, योग दिवस वो मनाने वाले हैं। और ये मान लीजिए 21 जून का दिन जो है वो हमारे लिए यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए ये सबसे बड़ा दिन जो है वो होने वाला है। सबसे बड़ा दिन जो है वो होगा, सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो 21 जून का दिन सबसे बड़ा होगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 21 जून को हम लोग योग दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसकी थीम ओनली वन अर्थ रखी गई। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में योग पखवाड़े का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, यानी योग से जुड़ी हुई विभिन्न
जो क्रियाएं हैं उनका आरंभ हो चुका है। 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाने वाले हैं। तो अभी हाल ही में योग पखवाड़ा जो है, उस योग पखवाड़े का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, यहां पर स्थित ऑप्शन में से आपको बताना है। तो हमारे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि राजस्थान से अजमेर जिले से बिलोंग करते हैं। कहां से? अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अजमेर राजस्थान से, और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य, ये सॉरी राज्यसभा सदस्य जो हैं वो हैं कौन भैया? तो हमारे भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा सदस्य हैं। अश्विनी वैष्णव भी राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन ये कहां से हैं? बीजू जनता दल की जो पार्टी है वहां से हैं। और वैसे ध्यान रखना ये संबंधित है उड़ीसा से। ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? रेल मंत्रालय जो है, उस रेल मंत्रालय के क्या हैं? मंत्री हैं। प्लस नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि मंत्रालय जो है, ये कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस राजस्थान के बाड़मेर जिले से हमारे एक जो मंत्री हैं वो भी कहां से बिलोंग करते हैं, किस मंत्रालय से? तो कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, बाड़मेर से। इसके बाद मनसुख भाई मांडविया जो है, ये आपके चिकित्सा मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। किसका है? चिकित्सा मंत्रालय जो है, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इनके पास है। तो आप योग का संबंध कहीं चिकित्सा से जोड़ते हुए आप इसका जवाब कहीं मनसुख मांडविया न करें, इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए मैंने ये सवाल बनाया है। ठीक है जी। हाँ जी, पंकज कुमार जी है, अगर आपके सिलेबस के में करंट अफेयर्स है तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह क्लास उपयोगी है। मनसुख मांडविया जो है वो चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसको लेकर के नहीं करना है, क्योंकि इनका संबंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इसको देखते हुए इस ऑप्शन को नहीं करें। इसका सही जवाब जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। पिंकी यादव जी, सर रीट में करंट अफेयर्स आएगा क्या? जो पहला पेपर अभी होगा, जो जुलाई में होना है, उसमें करंट अफेयर्स नहीं आएगा। उसके बाद वाली परीक्षा जब होगी, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो होगी उसमें आएगा। चलिए अगले बात हम लोग करें यहां पर कि भूपेंद्र यादव जी का मंत्रालय कौन सा है? तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है, पर्यावरण मंत्रालय, इस पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी हैं। और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लेकर के 2021 में जो वन रिपोर्ट जारी की गई है वो भी आपको थोड़ी मालूम होनी चाहिए। तो योग पखवाड़े का अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी के लिए क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और राजस्थान के अजमेर जिले से ये क्या करते हैं? संबंध रखते हैं और राज्यसभा सदस्य हैं, और राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए अभी चुनाव हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर पहला ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। 5 जून से लेकर के 16 जून 2022 तक अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन भारत व किसके मध्य किया जा रहा है? विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यासों का आयोजन किया जाता है समय समय पर भारत और अलग अलग देशों के बीच में। अभी 5 जून से एक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है जो कि 16 जून तक चलने वाला है, 2022 तक। इसका नाम है पूर्व संप्रीति एक्स जो है, पूर्व संप्रीति एक्स इसका नाम रखा गया। इसका आयोजन भारत व किसके मध्य किया जा रहा है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ मिलकर इसमें से क्या कर रहा है, इस पूरे अभियान में साथ है? तो देखिए श्रीलंका जो है वो अपनी आर्थिक कमजोरियों की वजह से, और यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री और इनके पूरे परिवार को बदल दिया गया है। यानी जहां सत्ता पर जो राजपक्षे परिवार था, उस राजपक्षे परिवार को यहां से हटा दिया गया है। और श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है वो अभी भी क्या है? बना हुआ है। तो आर्थिक संकट की वजह से हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा? तो वो श्रीलंका है। श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे, श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे जो है वो यहाँ की क्या है? राजधानी है। हम्बनटोटा जैसे यहाँ के बंदरगाह हैं, लेकिन चीन की जो पॉलिसी है पैसे उधार दो और उसके बाद में जो है वो उन पर इस प्रकार का दबाव बनाओ, तो इसको लेकर के श्रीलंका जो है वो खूब चर्चा में है। हमारा सही आंसर जो है वो क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए ढाका है। क्या है? ये ढाका जो स्थान है, ये बिम्स्टेक जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बिम्स्टेक, जिसका भारत सदस्य है। ठीक है, इस बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। क्या मुख्यालय जो है वो कहां पर है? और ये इसलिए बता रहा हूं कि पिछले दिनों बिम्स्टेक की जो मीटिंग है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, और यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां पर बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका में। ये सवाल परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। बांग्लादेश जो है यहाँ
बांग्लादेश के साथ भारत पूर्व संप्रति एक्स अभ्यास का आयोजन 5 जून से लेकर के 16 जून तक इसका आयोजन कर रहा है। शेख हसीना यहाँ की क्या है भैया, प्रधानमंत्री है। कौन है, शेख हसीना जी जो है, हसीना, ये जो है वो यहाँ की क्या है भैया, पीएम है। शेख हसीना यहाँ की क्या है, पीएम है। प्लस अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान पर बनी एक फिल्म जो है, शेख मुजीबुर रहमान पर बनी एक फिल्म जो है उसका भी उद्घाटन किया था, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आपसी द्विपक्षीय संबंध है उन संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या करती है, कारगर करती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जिस देश के साथ लगती है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, यह सवाल भी अभी आया है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो भी बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान जो है वो हमारा सबसे शांत और सबसे अच्छा पड़ोसी देश है। इसके साथ एक तरफ हमारे सिक्किम राज्य की, एक तरफ हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की, एक तरफ हमारे पश्चिमी बंगाल जो राज्य है उसकी सीमा जो है वो इसके साथ क्या होती है, स्पर्श होती है। तो यहाँ पर ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है और असम है, इन सब के साथ इनकी सीमा जो है वो साझा होती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सारी बातें आप जानते हैं। नेपाल जो है, नेपाल के साथ हमारा एक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, सूर्य किरण है। क्या है, सूर्य किरण है। सूर्य किरण नाम का अभ्यास जो है वो हम लोग किसके साथ आयोजित करते हैं, नेपाल के साथ। श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स अभ्यास है, स्लीनेक्स जो अभ्यास है उसका आयोजन किसके साथ करते हैं, स्लीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन श्रीलंका और भारत के बीच में किया जाता है। तो पूर्व संप्रति एक्स का आयोजन 5 से 16 जून 2022 तक जो किया जा रहा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय जो है वो युद्धाभ्यास है। चलिए मेरे मित्रों अगली बात करते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स क्वेस्ट 2022 जो है कहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के दल द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये भी एक अभ्यास है लेकिन ये मल्टीपल है, यानी इसमें कई देश भाग ले रहे हैं। बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे देश मिलकर भाग ले रहे हैं, यानी 16 देश जो है वो इसमें क्या कर रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है उसकी तरफ से कौन सी टुकड़ी जो है वो इसमें भाग ले रही है। तो यहाँ लद्दाख स्काउट्स जो है वो भाग ले रही है। लद्दाख स्काउट्स जो है, लद्दाख स्काउट्स एक सैन्य टुकड़ी है वो इसमें क्या कर रही है, भाग ले रही है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो आपका सही आंसर होगा उस समय लद्दाख स्काउट्स, भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी ने भाग लिया। और इस पूरे के पूरे बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का नाम क्या है, तो ध्यान रखना एक्स खान अवेस्ट है, एक्स खान। और यहाँ क्वेस्ट जो है, क्वेस्ट इस 2022 नाम से इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। एक्स खान क्वेस्ट 2022 जो है इसके नाम से इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो चीन नहीं है, रूस नहीं है, जापान नहीं है, मंगोलिया इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, मंगोलिया जो है यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये मंगोलिया देखिए मेरे दोस्तों, मंगोलिया की कुछ इस प्रकार की स्थिति है। यहां पर मंगोलिया के ऊपर जो है वो क्या है, आपका रूस है, और नीचे जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर चीन है, और इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, मंगोलिया है। आप लोग जानते होंगे एक प्रसिद्ध मरुस्थल है जिसका नाम क्या है, गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ये कहां पर स्थित है और किस प्रकार का मरुस्थल है ये, क्या ये गर्म मरुस्थल है या ये ठंडा मरुस्थल है, ये सब भी ध्यान रखना है। हाँ मारवाड़ी जी मिल जाएगी पीडीएफ, चिंता मत करो। चलिए भैया, तो आपके सामने है खान अवेस्ट, एक्स खान अवेस्ट जो युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, मंगोलिया में किया जा रहा है। रूस और किसको लेकर के अभी हाल ही में तनाव चल रहा है, आप लोग सब जानते होंगे, रूस और यूक्रेन को लेकर तनाव चल रहा है। जापान में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। जापान की राजधानी क्या है भैया, टोक्यो है। ठीक है, और टोक्यो में अभी हाल ही में पिछले दिनों क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी चतुर्पक्षीय एक समझौता है इन देशों के बीच में, यानी 4 देश मिलकर चाइना की जो पॉलिसी है उसको नाकामयाब करने के लिए ये 4 देश आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें जापान शामिल है,
इसमें यूएसए शामिल है, इसमें भारत शामिल है और इसके अलावा मेरे दोस्तों इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये देश जो है, इन देशों ने अपना जो इस बार का सम्मेलन है, परीक्षा में सवाल जरूर पूछा जा सकता है इस बार, तो क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर अभी हाल ही में टोक्यो में किया गया है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधि हैं भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। तो अब जरा ध्यान रखिएगा, इसी शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। एक तो किया गया था क्वीचैम्प, ये जरूर ध्यान रखना, क्यूचैम्प नाम है इसका, क्वीचैम्प। ये पूछा जा सकता है क्यूचैम्प का संबंध किससे है, तो क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज के नाम से ये क्वाड चैम्प नाम की एक पहल शुरू की गई। इसके अलावा एक शुरू किया गया क्वाड फेलोशिप। क्या शुरू किया गया? क्वाड फेलोशिप। ये क्वाड फेलोशिप क्या है मेरे दोस्तों? ये क्वाड फेलोशिप है, अमेरिका ने ये कहा है कि ये क्वाड हमारे जो देश हैं, इन देशों के 100 छात्र जो हैं, यानी 100 प्रतिनिधि छात्र जो हैं वो अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हैं। उसका जो खर्चा होगा वो खर्चा क्वाड देश जो है वो सब के सब मिलकर इसमें क्या करने वाले हैं, हिस्सेदारी निभाने वाले हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अभ्यास जो है वो इसके नाम से, ये अभ्यास जो है मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो भी इन क्वाड देशों के नाम से भी किया जाता है और सीधा अभ्यास जो है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्वाड का जो अभ्यास है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है, मालाबार युद्धाभ्यास इन क्वाड देशों के बीच में क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक देश है जिसके साथ अपना एक समझौता किया है, रक्षा समझौता। क्या है? रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ रक्षा समझौता जो है, उस रक्षा समझौते का नाम क्या रखा गया है, तो विजन स्टेटमेंट रखा गया। क्या नाम? विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट रखा गया है। ये विजन स्टेटमेंट जो है, ये विजन स्टेटमेंट जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है, तो भारत और एक यहूदी देश है जिसका नाम क्या है, इजराइल है। हालांकि इजराइल जो वो तीनों धर्म जो हैं, ठीक है, उन तीनों धर्मों के लिए, इस्लाम धर्म है और इसके अलावा यहूदी धर्म है और इसके अलावा पारसी धर्म है, इन तीनों धर्मों के लिए ये पवित्र स्थान माना जाता है इजराइल जो है वो। और यहां पर भारत और इजराइल के बीच में इस प्रकार का विजन स्टेटमेंट जो है वो क्या किया गया है, समझौता किया गया है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए भी कई प्रकार के जो सहयोग के कार्य हैं वो इजराइल हमसे करता है, लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री का इजराइल की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर हमारे जो प्रधानमंत्री जो उनका बड़ा भरोसा है और इजराइल के साथ वो बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए लगातार जो है वो प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, आपका इजराइल होगा। इजराइल होगा। और फ्रांस जो है, इसकी राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, पेरिस है। और पेरिस के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पेरिस समझौता किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से संबंधित है। जो बाइडेन जो वो अमेरिका से संबंधित है, कहां से, जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस जो है, इनका संबंध कहां से है भैया, तो कमला हैरिस भारतीय मूल की हालांकि है, लेकिन उपराष्ट्रपति अमेरिका में, जो बाइडेन यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा आपके सामने क्या आने जा रहा है। 10वां सवाल मेरे मित्रों, अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों के स्थानों की सूची में भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थान है जिसको शामिल किया है। देखिए मित्रों, आपको शनिवार तक जो क्लासेस है वो इंडिया, वर्ल्ड और इन सब की रहेगी। शनिवार को राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आपकी रहने वाली है और संडे को रिवीजन रहने वाला है, यानी आपकी करंट अफेयर्स की कोई भी चीज छूट न पाए, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग एक कंपनी है जिसका नाम है द नोट। ये द नोट कंपनी कहाँ की है, तो अमेरिका की एक कंपनी है। यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों के स्थानों की एक सूची इन्होंने अभी हाल ही में जारी की है। इन्होंने कहा है कि भैया 11 देश जो हैं, यहाँ पर अगर कोई शादी करके आए तो ये मान लो वो जन्नत में जाकर आया है, ऐसा ही उसे महसूस होगा। ये वो 11 स्थान है जिनकी घोषणा हम लोग कर रहे हैं। तो भारत का इसमें एक स्थान जो है वो 11 स्थानों में शामिल किया गया है। वह स्थान कौन सा है, इनमें से आपको यह बताना है। तो देखिएगा भैया, द नोट नाम की इस कंपनी ने जितने भी 11 नाम घोषित किए हैं, उन 11 नामों में से एक जो है वो भारत का स्थान है। और भारत में भी कौन सा राज्य शामिल किया गया है, उसमें राजस्थान शामिल किया गया है। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान में भी ध्यान रखना,
उदयपुर को इन्होंने शामिल किया है। किसको शामिल किया है? उदयपुर को। अभी आपको पता होगा भाई राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरी की पूरी सरकार जो है वो कहां कैद है? तो उदयपुर में कैद है। पूरी सरकार कहां कैद है? उदयपुर के होटलों में है। जो आनंद मौज मस्ती मना रही है वो कहां पर है? तो उदयपुर में है सरकार। तो उदयपुर में कोई ना कोई ऐसा आनंद रहा होगा। अभी पिछले दिनों जो है वो कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर भी कहां आयोजित किया गया था? वो भी आयोजित किया गया था। राहुल गांधी जी वहां आए थे, ठीक है, सोनिया गांधी जी भी आई थी, प्रियंका गांधी जी भी आई थी। ये सब जो है लगभग 500 कमरों का होटल वहां पर बुक किया गया था। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर जो है वो स्थान है जो भारत के एकमात्र स्थान बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर एक अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, उसका नाम है डेनोड। उसने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देशों के स्थानों में भारत के एकमात्र स्थान का चुनाव किया और वो स्थान आपका कौन सा रहा? उदयपुर रहा। देश भर के अगर स्थानों की बातचीत की जाए तो बेस्ट डेस्टिनेशन स्टेशन जो है या स्टेट जो है वो राजस्थान है। देश भर में बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वेडिंग डेस्टिनेशन वो राजस्थान है। आपसे राजस्थान में अलग जिला नहीं पूछा जाएगा। देश भर में अगर पूछा जाए कि देश भर में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर किसका चुनाव किया गया तो राजस्थान राज्य को बेस्ट अवार्ड भी इसके लिए मिल चुका है और पर्यटन क्षेत्र में लगातार जो है वो राजस्थान आगे भी बढ़ रहा है। तो उदयपुर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। देखिएगा, अभी आपकी वीडियो की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और अन्य भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अभी जो पिछले दिनों कुछ चर्चा में खबरें रही उन सबको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इस रिवीजन पर जरूर ध्यान दें। यूपीएससी परीक्षा का अभी हाल ही में परिणाम आया। मैंने कि आपके सामने जो लिखा है वो पूर्ववर्ती परीक्षाओं के सवालों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। श्रुति शर्मा, एक बार परीक्षा में ऐसा पूछा गया है थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में कि यूपीएससी के हाल ही के परिणामों में जो है वो राजस्थान से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो राजस्थान के याद रखें, उससे साथ साथ देश भर के 3 प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा है उसमें 2021 के परिणाम है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2021 के परिणाम है। अभी 2022 का तो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का। तो श्रुति शर्मा जो उत्तर प्रदेश के उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। अंकिता अग्रवाल जो वो बिहार की है जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और गामिनी सिंगला है जो कि पंजाब की रहने वाली है, उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो देश भर में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या क्या ध्यान रखना है? यार श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही है देश भर में, अंकिता अग्रवाल बिहार से और गामिनी सिंगल जो वो पंजाब से, उत्तर प्रदेश की श्रुति शर्मा जो है वो बिजनौर जो है वहां से बिलोंग करती है। इसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान वाले चेहरे, यहां पर परीक्षक सवाल बना सकता है। तो प्रीतम कुमार जो है वो 9वीं रैंक है, सीकर जिले के रहने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सीकर जिला जो है यहाँ पर नीम का थाना जो क्षेत्र है, क्या है? नीम का थाना, यहाँ सीकर के नीम का थाना क्षेत्र से संबंधित है कौन? आपके प्रीतम कुमार जो कि सीकर जिले से संबंधित है, उन्होंने इसमें 9वीं रैंक हासिल की है। उसके बाद गंगानगर जिले के रहने वाले रवि सिहाग जो है उन्होंने हिंदी माध्यम में, ये इंग्लिश मीडियम है भैया सब के सब ऊपर वाले, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इन्होंने रखा है, लेकिन हिंदी मीडियम के टॉपर्स जो है वो राजस्थान से रवि सिहाग जो है वो 18वीं रैंक इनको जो है वो प्राप्त हुई है और हिंदी मीडियम में बतौर आप पहली रैंक इसे कह सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध रखने वाले सुनील कुमार धनवंता जिन्होंने इसमें 22वीं रैंक हासिल की है। तो राजस्थान में सबसे टॉप रैंक किसके द्वारा हासिल की गई है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना प्रीतम कुमार जो है, प्रीतम कुमार 9वीं रैंक, ये नाम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से वो पूछे कि हिंदी माध्यम में पहली रैंक राजस्थान से किसने प्राप्त किया है, तो रवि सिहाग, लेकिन ऐसा परीक्षक सवाल नहीं बनाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए जरा आगे बात करें तो सुनील कुमार धनवंता ये वर्तमान में आईपीएस है और लेकिन जयपुर जो है, यहाँ जयपुर से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सुनील कुमार धनवंता जयपुर से हैं, 22वीं रैंक इसकी इनकी बार आई है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यहाँ पर, टाइम्स जो पत्रिका है उसके द्वारा विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय हैं। यह सवाल ऐसा का ऐसा, नाम अलग हो गए क्योंकि ये वर्ष 2022 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वर्ष 2022 की बातचीत करते हैं। 21 के बारे में परीक्षा में सवाल आ चुका है, आप एसआई का और जो आरएस भर्ती परीक्षा है उसका पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 3 भारतीय हैं, वो कौन कौन है?
पहला है खर्रूम परवेज, जो है वो कौन है? खर्रूम परवेज को इसमें शामिल किया गया है 100 प्रतिभाशाली लोगों में, और ये कश्मीर में मानवाधिकार के कार्यकर्ता, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले हैं खर्रूम परवेज, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, पहले व्यक्ति। उसके बाद दूसरे व्यक्ति कौन है? तो करुणानंदी है। करुणानंदी का संबंध कहां से है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश करुणानंदी है, इनको शामिल किया गया है। उसके बाद गौतम अडानी है, जो कि उद्योगपति हैं, गुजरात से संबंधित रखते हैं, और अडानी ग्रुप के राजस्थान में भी कई प्रोजेक्ट जो वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, साक्षी यूपीएससी। चलिए, यहां पर है गौतम अडानी और करुणानंदी। फिर है क्वाड शिखर सम्मेलन। यहां पर क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 जापान में इस बार संपन्न हुआ, जो कि 24 मई 2022 को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। और मैंने इसके साथ साथ आपको बताया था क्विचैम जो है, क्विचैम CHAMP, क्विचैम्प, इस नाम की एक पहल की शुरुआत इस समय की गई, और एक क्वाड फेलोशिप जो है, क्वाड फेलोशिप, ये क्वाड फेलोशिप भी इस अवसर पर क्या की गई थी? आरंभ की गई थी। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र, और इस क्वाड फेलोशिप में कितने स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा? 100 स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। और कहां पर अध्ययन करेंगे? ये यूएसए में करेंगे। इनको फेलोशिप कौन देगा? तो चारों देश मिलकर जो है वो इनको फेलोशिप प्रदान करने वाले हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो अभी हाल ही में माउंट जो एवरेस्ट है, वहां पर किसके द्वारा? चाइना के द्वारा स्थापित किया गया, चीन के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो माउंट जो है हमारा, वहां पर क्या किया गया? स्थापित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर चीन के द्वारा उसे स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया और किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर लगभग कितनी ऊंचाई पर? पूरी ऊंचाई पर, ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी पीक पर स्थापित किया, लगभग 8830 मीटर की ऊंचाई जो है, इस 30 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया, 8830 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री ने देखिए अभी हाल ही में 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की, 3 यूरोपीय देश की यात्रा की है। इसके अलावा उन्होंने नेपाल में बुद्ध पूर्णिमा जो है, बुद्ध पूर्णिमा, इस अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहां की यात्रा की थी? बुद्ध पूर्णिमा में नेपाल की इन्होंने यात्रा की और बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। तो कौन से यूरोपीय देश हैं जिनकी यात्रा की थी? तो जर्मनी के बाद वो पहुंचे डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद वो पहुंचे फ्रांस। भारत और नॉर्डिक देशों के शिखर सम्मेलन जो है, उस शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया। भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, उस शिखर सम्मेलन में इस समय किसने भाग लिया? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है इन्होंने इसमें भाग लिया था। चलिए, इसके बाद अगला जरा देखिएगा, यहां पर है नाटो साइबर रक्षा में, नाटो साइबर रक्षा जो है, इस नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? अब से मैं जिस भाषा में लाइनें आपको पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ऐसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा हार्ड सवाल वहां नहीं आते हैं। नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर पहला एशियाई देश जो है, फर्स्ट एशियाई देश जो है वो कौन सा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया, ये इसका सही आंसर होगा। फिर एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ, यानी एशियाई चुनावों के लिए एक प्राधिकरण बना रखा है। इसका जो संघ है, एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का एक संघ है, उसके लिए भारत का चुनाव जो है वो किया गया, भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी इस संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अभी हाल ही में भारत को बनाया गया। किस अवधि के लिए? 2022 से लेकर के 2024 तक के जो है अवधि, इस अवधि के दौरान जो है वो यहां पर किया गया है। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ जो है, इसके अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। यहां भारत 2022 और 24 तक, 22 से लेकर 24 तक इस अध्यक्षता करेगा। ये भी मेरे हिसाब से आप याद रख लोगे। जी हाँ, नाटो जो है वो 1949 में स्थापित किया गया था। चलिए, इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगामी परीक्षाओं में इस पर आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो है, इसमें पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है?
ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। कौन सा देश रहा है? इसमें सबसे ऊपरी स्थान पर नॉर्वे रहा है। भारत की स्थिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है इसमें 150वें स्थान पर रहा। भारत जो है वो 150वें स्थान पर रहा 180 देशों में। इसका मतलब भारत में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति में भारत की स्थिति जो है वो खराब है। यहां पर गत वर्ष भारत 142 स्थान पर था, यानी पिछले जो रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसमें 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। और इस बार तो हमने जो है वो इस सीमा को और भी पार कर दिया, 150वां स्थान भारत का इसमें रहा है। हाँ जी महावीर वर्मा जी, ये वीडियो के लिए मेंस के लिए ही रिवीजन चल रहा है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो में आपको जरूर सवाल मिलेंगे, और आगामी जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये रिवीजन आपका लगातार चलता रहेगा। अब मैं कुछ बातें आपको और बता रहा हूं इस संदर्भ में, उनको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में विश्व के वनों की स्थिति को लेकर जो है विश्व वन स्थिति, विश्व के वन जो है उस वनों की स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व के वनों की स्थिति की बात करें, स्थिति रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई यह आपको बताना है। तो ये FAO संगठन का नाम आपने सुना होगा, खाद्य और कृषि संगठन। क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, इस खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इनके द्वारा यह कहा गया है कि लगातार जो वनों की स्थिति है, यानी वनों का जो क्षेत्र है वो लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यूएन के अंतर्गत काम करता है ये संस्था, ध्यान रखना। UNFO का मतलब है यूएन के तहत काम करने वाली संस्था है, खाद्य एवं कृषि संगठन, उसके द्वारा इसे जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि लगभग 31%, पूरे पृथ्वी का 31% भाग ऐसा है जहां पर वर्तमान में वन बचे हुए हैं। लगभग ये मानकर चलिए 4.06 बिलियन हेक्टेयर जो है इस क्षेत्रफल पर अभी भी वन बचे हुए हैं, लेकिन ये क्षेत्र लगातार क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है जी, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? स्वच्छता को लेकर के स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, यह जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है ये अभी हाल ही में 1 तारीख से, यानी 1 अक्टूबर 2000 कब से 21 से इसे शुरू किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 है, इसको क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। और किस थीम पर? वेस्ट टू वेल्थ थीम पर आधारित ये जो मूल्यांकन का क्रम है ये लगातार आगे बढ़ता रहे। शहरों को जो है वो ई वेस्ट कचरा हो चाहे किसी भी प्रकार का कचरा है उसको करने के लिए यह जो है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से क्या किया गया था? शुरू किया गया। और स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो 2023 का है, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नाम से जारी किया जाएगा। ये कब शुरू किया गया था? तो इसमें विभिन्न जो राज्य हैं उन सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नाम से आंकड़े जो हैं वो देश भर में एकत्रित किए जा रहे हैं। और यह जो है वो आपको ध्यान रखना है, आने वाले समय में इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से विश्व के वनों की स्थिति की रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी की गई। इसके बाद अगला सवाल जो है हमारे सामने क्या है वो भी जरा देखिए मित्रों। यहां पर आपके सामने है, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स इस नाम से एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है यह किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। डेटा का मतलब है आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन सब को लेकर के। हाँ कानाराम जी, राजस्थान करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक समीक्षा परीक्षा से पहले आपका पूरा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है
ये लोगों को सस्ता डेटा उपलब्ध कराने, सुरक्षित डेटा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। परीक्षक सवाल आपसे कैसा पूछेगा? अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया या किसने उसे शुरू किया? तो आपको सही जवाब देना है कि नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया? इसे जारी किया गया। अब आप मुझे बता दीजिएगा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो हैं वो मेरे हिसाब से सुनील कुमार बेरी जो है, सुनील कुमार बेरी जो है, इनको क्या किया गया? उपाध्यक्ष क्या बनाया गया है? ठीक है, राजीव कुमार के स्थान पर क्या इनको उपाध्यक्ष इसका बनाया गया? अध्यक्ष के तौर पर कौन है? पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके, कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी। ये ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015 से ये क्या आया? योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था। इसके अलावा राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनको क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी जो है, उस राजीव गांधी हत्या के जो दोषी थे उनको अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है, यानी उनको छोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी उसके इस मामले की सुनवाई करने वाले उस पीठ के अध्यक्ष जो थे वो एल नागेश्वर थे। क्या थे? एल नागेश्वर जो है, इन्होंने कहा भाई न्याय में जो देरी हो रही है वो न्याय न मिलने के समान होती है, और इन्होंने जो है वो राजीव के हत्यारों को आर्टिकल जो है संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको मानते हुए इन्होंने इसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, यानी इनको छोड़ दिया? तो आर्टिकल 142, और जो हमारे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की भी है 161 वाली, उसमें भी क्या किया गया है? वो भी उसके तहत भी माना गया है कि इन्होंने अभी तक इसमें निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, हाँ जी, सुमन के बेरी है सर जी। चलो जी, तो राजीव गांधी के हत्यारों को मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की किसके अध्यक्षता वाली पीठ ने जो है यह फैसला दिया? तो ये नाम एल नागेश्वर का नाम आपके लिए क्या है? ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, सुनील के बेरी है, ठीक बात है। हाँ जी, अरविंद पनगड़िया पहले थे। चलिए जी, चलिए, अच्छा सुमन के बेरी है, सुनील के बेरी लिख दिया गया। चलो कोई बात नहीं भैया, इतना थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, वहां हिट तो हो जाएगा मामला। तो 142 यहां पर कर देते हैं। चलो ये देखिएगा, आर्टिकल 142 जो है इसके तहत इनको क्या किया गया? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और तमिलनाडु के दौरे पर जब थे, कौन भाई? तमिलनाडु के दौरे पर गए हुए थे कौन? हमारे राजीव गांधी जी। उस समय इनकी हत्या कर दी गई थी। तो अभी एल नागेश्वर की जो पीठ है उन्होंने इसको क्या कर दिया है? स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। अच्छा, सुमन बेरी लिख देता हूं। चलो अब खुश, सुमन के बेरी है ये। चलो जी, अगला देखिएगा, कुछ पॉइंट्स और हैं आपके सामने डिस्कस करने लायक। पूर्णिया एक गांव है। ये पूर्णिया कहां पर पड़ता है? आपको ये ध्यान रखना है। ये पूर्णिया पड़ता है बिहार में। कहां पर पड़ता है भैया? बिहार में पड़ता है। और यहां पर अभी हाल ही में देश का पहला ग्रीनफील्ड, देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड जो है, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल जो है उसके संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इथेनॉल संयंत्र जो है, इसके संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? या संयंत्र या प्लांट कह लीजिएगा, इसका उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है। और बिहार के जो सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में कहां पर देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो पूर्णिया बिहार में किया गया। और इथेनॉल क्या काम आता है ये मैंने आपको कल ही बताया था, कल की क्लास में। तो इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिलाने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल लिया जाता है। और पेट्रोल में इसमें 25% तक की मात्रा मिलाई जा सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा है कि 10% तक का लक्ष्य हमने हासिल लिया है, यानी 10% तक हम इथेनॉल जो है वो इसमें मिलाने में सक्षम है। ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इथेनॉल की जो उत्पादन क्षमता है वो अभी पूरी नहीं है। चलिए जरा, मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो भारत और जर्मनी है, इन दोनों के बीच में हरित हाइड्रोजन को लेकर के, हरित हाइड्रोजन इस हरित हाइड्रोजन को लेकर के भारत और जर्मनी के बीच में, किस के बीच में? भारत और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ है। जर्मनी के बीच में समझौता हुआ है, जर्मनी के मध्य समझौता हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में हरित हाइड्रोजन को लेकर के भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है?
तो आपको बताना है कि भारत ने जर्मनी के साथ इस प्रकार का क्या किया है, समझौता किया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक बात और है कि हमारा जो यहां पर देख लीजिएगा कौशल विभाग है, हमारा क्या है, कौशल मंत्रालय कह लीजिएगा या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं कौन सा मंत्रालय है, उद्यमिता कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय के साथ अभी हाल ही में जो है वो इसरो ने एक समझौता किया है। किसने, इसरो ने समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसरो में काम करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट है या वहां पर और भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग जो हैं, इनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसरो के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है, आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसरो के साथ या इसरो द्वारा इस मंत्रालय के साथ ये समझौता किया गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारी जो पहचान है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए जितने भी मानव हमारे यहाँ पर काम करें उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसरो ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर इनमें होने वाली आपको नहीं है। अब जरा देखिएगा कल जो सवाल आप लोगों को करवाए गए थे उन सभी को भी मैं एक बार आपके सामने फटाफट रिवाइज करवा देता हूं, जरा देख लीजिएगा। यहां पर है, पहली बार आपके सामने है कि पहली बार आपका हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी एस जो 5S चैंपियनशिप खिताब जो है वो किसके द्वारा हासिल किया गया है, तो अभी हाल ही में ये भारत के द्वारा हासिल किया गया है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी 5S चैंपियनशिप खिताब किसने हासिल किया, तो भारत ने इसको हासिल किया है। इसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर 4 जून से लेकर के 13 जून तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर ये सभी गेम्स जो हैं, ऑल गेम्स जो हैं इनको शामिल किया गया है, यानी गतका है और कलारी पट्टू है, थांगता है, मलखंब है, ये सब के सब जो है जूडो कराटे की कुछ प्रतियोगिताएं हैं। इसके अलावा अगला सवाल है मेरे मित्रों, हाल ही में जन समर्थन पोर्टल सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, इस प्रकार के जन समर्थन पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आइकॉनिक वीक का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका आयोजन इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैंने बताया था आपको वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट विभाग जो है, वित्त मंत्रालय और कौन सा विभाग, कॉर्पोरेट जो विभाग है, कॉर्पोरेट विभाग, इनके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल क्या था जरा देखिएगा, यहां पर था भारत और कतर के बीच में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता कहां पर आयोजित की गई, तो दोहा कतर में आयोजित की गई। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो है वो कतर और भारत के बीच में, किसके बीच में, कतर और भारत के बीच में इस प्रकार के जो है वो प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जो है वो अभी हाल ही में संपन्न की गई है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुलदीप माथुर और शोभा मेहता जो है वो किस उच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट जो है, राजस्थान के हाईकोर्ट में कुलदीप माथुर और शोभा मेहता जो है इनको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है। तो आज दिन भर में आप सर्च करिएगा राजस्थान में कितनी महिलाएं जो है वो हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, जरा ये भी आप लोग जानकारी रखें क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार का कोई सवाल बनाए तो आपको आना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार देश ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत जो है वो मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, पेट्रोल में इथेनॉल जो है इसकी कितने प्रतिशत मात्रा, देश ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण जो है, इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है, तो 10% का लक्ष्य देश ने हासिल कर लिया है। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर हाल ही में कहां पर बनाया जा रहा है, तो आपको पता होगा वायुसेना का हेरिटेज जो है वो चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर जो है वो वायुसेना का अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व शिखर सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य जो है, मेघालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जो है वो हाल ही में प्राप्त किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, अभी हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मुख्य सूचकांक मूल्य सूचकांक जो है, कृषि
भूमि मूल्य सूचकांक यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह आईआईएम अहमदाबाद जो है, आईआईएम कौन सा है? अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद अगला है, कुछ बातें कल भी मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर रिवाइज कर लो इन सबको। आंचल एक कार्यक्रम है, आंचल एक कार्यक्रम है जो कि राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु क्या किया गया? शुरू किया गया, राजस्थान में शुरू किया गया। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आंचल कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखना। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, जिसको टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा निर्मित किया जाएगा, और जेवर जो है वो कहां पर है? तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला एकमात्र भारत का राज्य है। इसके बाद कुछ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? महाराष्ट्र फेसलेस आरटीओ कार्यालय लॉन्च करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। इसके बाद जो है वो क्या है? संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बाद एक श्रेष्ठ योजना है जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार सिंह जी, इनके द्वारा उसको क्या किया गया है? अभी हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी ने कौन सी योजना है? श्रेष्ठ योजना या श्रेष्ठा योजना भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, श्रेष्ठ योजना। इस योजना को किसके लिए? अनुसूचित जाति वर्ग जो है उनके लिए आवासीय शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराने के लिए 3 जून से इस योजना का शुभारंभ किया गया। वीरेंद्र सिंह जी जो है वो केंद्र में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से मित्रों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सभी साथियों के साथ भी पहले जो जीके सुभाष सारण यूट्यूब चैनल पर क्लास होती थी, अब वो गुरुकुल तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आप तक क्लास पहुंच रही है। तो आप सभी जो मित्र हैं वो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।